आज मोनिका ऑफिस पहुंची तो नीना को सामने खड़ा पाया। पहले तो मोनिका ने थोड़ा नीना के चेहरे के भाव को समझना चाहा, फिर उसके कुछ करीब आकर मोनिका ने कहा, नीना, वह तुझे बेवकूफ़ बना रहा है। नीना ने झटके से सिर उठाकर हैरान नज़रों से मोनिका की तरफ देखा। उसके कहे का मतलब समझने में जब वह असमर्थ रही तो उसकी आंखों में उलझन के भाव गहराते चले गए। कमरे में उपस्थित बड़े बाबू राजीव और सीनियर क्लर्क सुनील की दिलचस्पी का केंद्र भी अब मोनिका ही थी। कौन मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, मोनिका दीदी? नीना के होठों पर छोटी असहज अस्वाभाविक मुस्कान उभर कर लगभग फौरन ही लुप्त हो गई। अमित तुझे बेवकूफ़ बना रहा है, प्यार में धोखा दे रहा है वह चालाक इंसान। आपकी बात मेरी समझ में कतई नहीं आ रही है मोनिका दीदी। मारी घबराहट के नीना का चेहरा कुछ पीला पड़ गया। मर्द जात पर आंखें मूंद कर विश्वास करना हम स्त्रियों की बहुत बड़ी नासमझी है। मैं धोखा खा चुकी हूँ, इसलिए तुझे आगाह कर भावी बर्बादी से बचाना चाहती हूँ। मोनिका दीदी, आप जो कहना चाहती हैं साफ साफ कहिए ना। तो सुन, मेरे मामा जी के पड़ोसी हैं आलोक जी। कल रविवार को अमित उन्हीं की बेटी खुशी को देखने के लिए अपनी माता जी और बहन के साथ पहुंचा हुआ था। खुशी की माँ तो पूरे विश्वास के साथ सबसे यही कह रही है कि अमित ही उनका दामाद बनेगा। मोनिका की बात का सुनने वालों पर ऐसा प्रभाव पड़ा था मानो कमरे में बम विस्फोट हुआ हो। राजीव और सुनील अब तक मोनिका के दाएं बाएं आकर खड़े हो गए थे। दोनों की आंखों में हैरानी, अविश्वास और क्रोध के मिश्रित भाव झलक रहे थे। मैं आपकी बात का विश्वास नहीं करती। ज़रूर आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। मेरा अमित मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। अत्यधिक भावुक होने के कारण नीना का गला रूंध गया। मेरी माँ कल मेरे मामा जी के यहाँ गई थी। उन्होंने अपनी आंखों से अमित को आलोक जी के यहाँ देखा था। अमित को पहचानने में वे कोई भूल इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि उसे उन्होंने दसियों बार देख रखा है। मोनिका का ऐसा जवाब सुनकर नीना का चेहरा पूरी तरह मुरझा गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। किसी को आगे कुछ भी टिप्पणी करने का मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि तभी अमित ने कमरे के भीतर प्रवेश किया। नमस्ते। अमित की आवाज़ सुनते ही नीना घूमी और उसकी नज़रों से छिपाकर उसने अपने आंसू पोंछ डाले। उसके नमस्ते के जवाब में किसी के मुंह से कुछ नहीं निकला। इस बात से बेखबर अमित बड़े बाबू राजीव के पास पहुंचकर मुस्कुराता हुआ बोला, बड़े बापू, यह संभालिए मेरा आज की छुट्टी का प्रार्थना पत्र। इसे बड़े साहब से मंजूर करा लेना। अचानक छुट्टी कैसे ले रहे हो? उसके हाथ से प्रार्थना पत्र लेकर राजीव ने कुछ रूखे लहजे में पूछा। कुछ जरूरी व्यक्तिगत काम है बड़े बापू। कहीं तुम्हारी सगाई तो नहीं हो रही है? मोनिका कड़वे चुभते स्वर में बोली। ऐसा कोई समारोह हो तो हमें बुलाने से, विशेषकर नीना को बुलाने से घबराना मत। यह बेचारी तो ऐसे ही किसी समारोह में शामिल होने को तुम्हारे साथ पिछले 1 साल से प्रेम संबंध बनाए हुए हैं। यह क्या उटपटांग बोल रही हो तुम, मोनिका? अमित के स्वर की घबराहट किसी से छिपी नहीं रही। मैंने क्या उटपटांग कहा है? कल आलोक जी की बेटी को देखने गई थी तुम। अगर लड़की पसंद आ गई होगी तो अब रोकना या सगाई की रस्म ही तो होगी ना? अमित, मोनिका की बात का कोई जवाब देने से पहले ही नीना की आवाज़ सुनकर अमित उसकी तरफ घूमा। नीना की लाल आंसुओं से भरी आंखें देखकर वह हड़बड़ाए अंदाज में उसके पास पहुंचा और फिर चिंतित स्वर में पूछा, तुम रो रही हो क्या? इस मासूम के दिल को तुम्हारी विश्वासघाती हरकत से गहरा सदमा पहुंचा है। अब यह रोएगी नहीं तो क्या करेगी? मोनिका का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। यह आंख तुम्हारी ही लगाई लग रही है मुझे। अब कुछ देर तुम खामोश रहोगी तो बड़ी कृपा समझूंगा मैं तुम्हारी। मोनिका को गुस्से से घूरते हुए अमित नाराज स्वर में बोला, अमित, तुम मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम कल लड़की देखने गए थे? नीना ने रुआसी स्वर में पूछा। अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं इसी वक्त तुम्हें व नीना को आलोक जी के घर ले जाने को तैयार खड़ी हूँ। मोनिका ने अमित को चेतावनी दी। मोनिका के
कहे पर कुछ ध्यान दिए बगैर अमित नाराज ऊंचे स्वर में नीना से बोला, अरे चला गया था तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है। माँ पिताजी ने जोर डाला तो जाना पड़ा मुझे। मैं कौन सा वहाँ शादी को हाँ कराया हूँ। बस इतना ही विश्वास है तुम्हें मुझ पर। खुद भी खामखा आंखें सुजाकर तमाशा बना रही हो और मुझे भी लोगों से आलतू फालतू की बकवास सुनवा रही हूँ। अमित की क्रोधित नज़रों से प्रभावित हुए बगैर मोनिका व्यंग भरी स्वर में बोली, इश्क नीना से कर रहे हो और सुनते हो माता पिता की। कल को जनाब माता पिता के दबाव में आकर शादी भी कर बैठें तो इस बेचारी की तो ज़िंदगी बर्बाद ही हो जाएगी, या नहीं। अमित, तुम गए ही क्यों लड़की देखने और मुझे बताया क्यों नहीं इस बारे में कुछ। नीना की आंखों से फिर आंसू छलक पड़े। मुझे खुद ही कहाँ मालूम था कि ऐसा कुछ कार्यक्रम बनेगा। कल अचानक ही माँ पिताजी जिद करके मुझे ज़बरदस्ती उस लड़की को दिखाने ले गए। झूठा, धोखेबाज, मोनिका बड़बड़ाई और फिर पैर पटकती अपनी सीट की तरफ बढ़ गई। मोनिका की बातों पर ध्यान न देना नीना, तुम्हारी और मेरी ही शादी होगी। जल्द ही मैं उचित माहौल बनाकर तुम्हें अपने घर वालों से मिलाने ले चलूँगा। अभी जल्दी में हूँ क्योंकि बाहर माँ पिताजी टैक्सी में बैठे इंतज़ार कर रहे हैं मेरा। कल मिलते हैं, बाय। किसी और से बिना एक भी शब्द बोले अमित तेज चाल से चलता हुआ कक्ष से बाहर निकल गया। उसके यूँ चले जाने से सबको ही ऐसा एहसास हुआ मानो वह वहाँ से उन सब से पीछा छुड़ाकर भागा है। राजीव और सुनील रोती सुबुकती नीना को चुप कराने के प्रयास में जुट गए। मोनिका क्रोधित अंदाज में अमित को भला बुरा कहती लगातार बड़बड़ाई जा रही थी। मोनिका के अत्यधिक गुस्से की जड़ में उसके अपने अतीत का अनुभव था। मयंक नाम के एक युवक से उसका प्रेम संबंध 3 वर्षों तक चला था। कभी उसका साथ ना छोड़ने का दम भरने वाला उसका वह प्रेमी अचानक हवाई जहाज में बैठकर विदेश रवाना हो गया था। उस धोखेबाज, लालची व अत्यधिक महत्वाकांक्षी इंसान को विदेश भेजने का खर्चा उसके भावी ससुर ने उठाया था। यह दुखद घटना मोनिका की जिंदगी में 2 वर्ष पूर्व घटी थी। वह अब 28 वर्ष की हो चली थी। मयंक की बेवफाई ने उसके दिल को गहरा आघात पहुंचाया था। अपने सभी हितैषियों के लाख समझाने के बावजूद उसने कभी शादी न करने का फैसला अब तक नहीं बदला था। अमित की आलोक जी की लड़की देखने जाने वाली हरकत ने उसके अपने दिल का घाव हरा कर दिया था। नीना को वह अपनी छोटी बहन मानती थी। अपनी तरह से उसे भी धोखे का शिकार होते देख उसे अमित पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद नीना के आंसू थम गए। फिर उदास खामोशी ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। भोजनावकाश तक इस उदासी की जगह क्रोध व कड़वाहट ने ले ली थी। यह देखकर उसके तीनों सहयोगियों को काफ़ी आश्चर्य हुआ। मैं अमित के सामने रोने गिड़गिड़ाने वाली नहीं, नीना ने तीखे स्वर में सबसे कहा। वह मुझसे कटना चाहता है तो शौक से कटे। ऐसे धोखेबाज के गले में जबरदस्ती पड़ भी गई तो कभी सुखी नहीं रह पाऊंगी। वह समझता क्या है खुद को। नीना के बदले मूड के कारण उसे समझाने बुझाने के बजाय उसके तीनों सहयोगियों ने अमित को पीठ पीछे खरी खोटी सुनाने का कार्य ज़्यादा उत्साह से किया। भोजनावकाश की समाप्ति से कुछ पहले नीना ने मोनिका को अकेले में ले जाकर उससे प्रार्थना की, मोनिका दीदी, मेरा एक काम करा दो। मुझसे कौन सा काम कराना चाहती है तू? मोनिका ने उत्सुक स्वर में पूछा। दीदी, मैं कुछ दिनों के लिए इस कमरे में नहीं बैठना चाहती। तो कहाँ बैठेगी तू? बड़े साहब रुपेश जी के पिए छुट्टी पर गए हुए हैं ना। आप रुपेश साहब से कहकर कुछ दिनों के लिए वहाँ पर मेरी बदली करा दो। मैं कुछ दिनों तक अमित की पहुँच व नज़रों से दूर रहना चाहती हूँ। ऐसा करने से क्या होगा? मोनिका ने उलझन भरे स्वर में पूछा। दीदी, अमित की सदा आगे पीछे घूमते रहकर मैंने उसे ज़रूरत से ज़्यादा सिर पर चढ़ा लिया है। वह मुझे प्यार करता है, यह मैं बखूबी जानती हूँ, पर उसके सामने मेरा सदा बिज बिज जाने के कारण उसकी नज़रों में मेरी कदर कम हो गई है। तो तेरा यह विचार है कि अगर तू कुछ दिन उसकी नज़रों व पहुँच से दूर रहेगी तो अमित का तेरे प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा? यकीनन ऐसा ही होगा। मोनिका दीदी, हमारे कमरे में शादीशुदा
बड़े बाबू और सुनील जी के अलावा अमित की टक्कर का एक अविवाहित नवयुवक और होता तो मैं उससे फ्लर्ट करना भी शुरू कर देती। ईर्ष्या का मारा अमित तब मेरी कद्र और ज़्यादा जल्दी समझता। कुछ पल मोनिका खामोश रहे। नीना के कहे पर सोच विचार करने के बाद गंभीर लहजे में बोली, मैं तेरे कहे से काफ़ी हद तक सहमत हूँ नीना, मैं तेरी सहायता करना चाहूँगी, पर सवाल यह है कि रुपेश साहब मेरे कहने भर से तुझे अपनी पीए भला क्यों बनाएंगे? दीदी, यह काम तो आपको करना ही पड़ेगा। आप उनको विश्वास में लेकर मेरी सोच और परिस्थितियों से अवगत करा सकती हैं। मैं अमित से बहुत प्यार करती हूँ मोनिका दीदी, उसे खोना नहीं चाहती मैं। उसे दूर होने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा मेरा दिल। नीना अचानक भावुक हो उठी थी। ठीक है, मैं जाकर रुपेश जी से बात करती हूँ, कहकर मोनिका ने नीना की पीठ थपथपाई और फिर रुपेश साहब के कक्ष की तरफ बढ़ गई। नीना की समस्या के बारे में पूरे 10 मिनट तक रुपेश साहब मोनिका की बातें बड़ी ध्यान से सुनने के बाद गंभीर स्वर में बोली, अगर अमित के मन में खोट आ गया है तो यह बुरी बात है। नीना बड़ी अच्छी लड़की है, मैं उसकी हर संभव सहायता करने को तैयार हूँ। तुम बताओ कि मुझे क्या करना होगा? नीना कुछ दिन उनकी पीए का कार्यभार संभाले। इस बाबत उनको राज़ी करने में मोनिका को कोई दिक्कत नहीं आई। नीना की बदली के आदेश में अभी निकलवा देता हूँ। मोनिका, और क्या चाहती हो तुम मुझसे? अगले दिन, अमित, मुझे कुछ दिनों के लिए बिल्कुल मत छेड़ो। तुम्हारी लड़की देखने की हरकत के बाद मैं तुम्हारे व अपने प्रेम संबंध के बारे में बिल्कुल नए सिरे से सोचने को मजबूर हो गई हूँ। मैं जब भी किसी फैसले पर पहुँच जाऊँगी तब तुमसे खुद संपर्क कर लूँगी। नीना की यह बात सुनकर अमित नाराज़ हालत में पैर पटकता उसके केबिन से निकल गया था। मोनिका से वह वैसे ही नहीं बोल पा रहा था। सुनील और राजीव भी उसे खींचे खींचे से बात करते। उसने इन दोनों को समझाया भी था कि वह नीना को प्यार में धोखा देने नहीं जा रहा, पर इनके शुष्क व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया था। ऑफिस में वह सबसे अलग थलग तना हुआ सा बना रहता। काम के 7-8 घंटे ऑफिस में काटना उसे भारी लगने लगे थे। चिढ़कर उसने भी सभी से बात करना बंद कर दिया था। अगले सप्ताह उसकी चिंता में और बढ़ोतरी हो गई। सोमवार की शाम नीना रुपेश जी के साथ उनके स्कूटर की पिछली सीट पर बैठकर ऑफिस से गई है, यह उसने अपनी आंखों से देखा था। मोनिका, यह नीना रुपेश साहब के साथ कहाँ गई है? बगल से गुजर रही मोनिका से अमित ने विचलित स्वर में प्रश्न किया। मुझे नहीं मालूम अमित, वैसे तुमने यह सवाल क्यों किया? मोनिका के होठों पर व्यंग भरी मुस्कान उभरी। यूं ही कहकर अमित माथे पर बल डाले आगे बढ़ गया। मोनिका मन ही मन मुस्कुरा उठी। नीना के सिर में दर्द था। भोजनावकाश में वह उसके मुंह से सुनकर वह सीधी रुपेश साहब के कक्ष में घुस गई। सर, आज शाम नीना को आप अपने स्कूटर से उसके घर छोड़ देना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उनसे ऐसा कहते हुए मोनिका की आंखों में उभरी चमक उनकी नज़रों से छिपी नहीं रही। मोनिका, तुम्हारी आंखें बता रही है कि तुम्हारे इस इरादे के पीछे कुछ छिपा मकसद भी है। उन्होंने मुस्कुरा कर टिप्पणी की। आपका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है सर। आपके ऐसा करने से अमित ईर्ष्या महसूस करेगा और फिर उसे सही राह पर जल्दी लाया जा सकेगा। यानी कि तुम चाहती हो कि अमित नीना और मेरे बीच के संबंध को लेकर गलतफहमी का शिकार हो जाए। रुपेश साहब फौरन हैरान परेशान नजर आने लगे। सर, घबराइए मत, आपको ऐसा दर्शाने का सिर्फ अभिनय करना है। नीना के साथ कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। बस अमित को दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होना चाहिए जैसे नीना और आप दिन प्रतिदिन एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते जा रहे हो। उसके दिल में ईर्ष्या अग्नि भड़काने की जिम्मेदारी मेरी होगी। कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कुछ नहीं होगा सर, मैंने इस योजना पर खूब सोच विचार कर लिया है। नीना और अमित की जोड़ी को सलामत रखने को तुम बिचौलिए की भूमिका निभा रही हो। मोनिका, बिचौलिए के इस कार्य में आप मेरे बराबर के साथी हैं, यह मत भूलिए सर। मोनिका की इस बात पर उन दोनों का सम्मिलित ठहाका कक्ष में गूंज उठा। चाय पियोगी ना? एकाएक उन्होंने पूछा तो मोनिका से हाँ या ना कुछ भी कहते नहीं बना।
रुपेश साहब के कक्ष में उसने पहले कभी चाय इसलिए नहीं पी थी क्योंकि कभी उन्होंने ऐसा प्रस्ताव उसके सामने रखा ही नहीं। उसके मौन को स्वीकृति समझ उन्होंने चपरासी को बुला 2 कप चाय लाने को कहा। मोनिका और वे फिर काफ़ी देर तक एक दूसरे के व्यक्तिगत घरेलू जिंदगी के बारे में वार्तालाप करते रहे। इस पूरे सप्ताह अमित ने नीना के साथ खुलकर बातें करने के कई प्रयास किए, पर हर बार वह असफल रहा। नीना उसके कुछ कहने सुनने को तैयार नहीं थी। अमित की बेचैन नज़रें बार बार नीना के कक्ष की तरफ उठती देखकर मोनिका मन ही मन मुस्कुरा उठती थी। रुपेश साहब की पीठ को गुस्से भरे अंदाज में अमित को घूरता देखकर तो उसका दिल खिलखिलाकर हंसने को करता था। अपनी योजना को आगे बढ़ाने के इरादे से उसने दूसरे शनिवार को मिलने वाली आधे दिन की छुट्टी का फ़ायदा उठाने का कार्यक्रम बनाया। नीना, कल शनिवार है और तुझे रुपेश साहब के साथ फिल्म देखने जाना है। मैं आज शाम को 2 टिकट लेती जाऊंगी। मोनिका का यह प्रस्ताव सुनकर नीना घबरा उठी। यह मुझसे नहीं होगा दीदी, नीना ने परेशान लहजे में कहा। देख, अमित से तेरे दूर रहने के कारण वह पूरा दिन तेरे बारे में ही सोचता रहता है। रुपेश साहब और तेरे बीच कुछ चक्कर चल रहा है, इस वहम ने उसे परेशान कर रखा है। अगर तू रुपेश साहब के साथ फिल्म देखने चली जाती है तो वह बिल्कुल ही बौखला उठेगा। तू ऐसे ही मेरे कहने पर चलती रही तो वह बहुत जल्दी ही तेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखने को मजबूर हो जाएगा। मोनिका ने उसे समझाया। कुछ देर सोच में डूबी रहकर नीना ने कहा, दीदी आपकी बात में दम है, पर मैं अकेली उनके साथ फिल्म देखने ही जाऊंगी। मुझे शर्म आ जाएगी। एक बात ज़रूर हो सकती है। कौन सी बात? आप भी हमारे साथ चलना। आपकी उपस्थिति से मैं सहज रहूंगी और अमित को जलाने की हमारी योजना भी कामयाब रहेगी। मोनिका ने कुछ सोच विचार कर इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी। रुपेश साहब की रजामंदी हासिल करना उसके लिए कोई कठिन नहीं था। वे तीनों फिल्म देखने जा रहे हैं। यह जानकारी मोनिका द्वारा अमित को तब मिली जब उसने बड़े बाबू को ऊंचे स्वर में यह बात शनिवार की सुबह बताई। अमित के चेहरे का पहले गुस्से से तमतमाना और फिर उसके चेहरे पर उड़ती नजर आती हवाइयाँ, ये दोनों बातें ही मोनिका की नज़रों से छिपी नहीं रही थीं। उन तीनों का इकट्ठे फिल्म देखने का कार्यक्रम सफल नहीं हुआ, पर यह बात अमित नहीं जान सका था। वह तो दूर खड़ा उन्हें घूरता रहा था। जब तक मोनिका और नीना को लेकर तिपैया स्कूटर व रुपेश साहब का स्कूटर ऑफिस के कंपाउंड से चल नहीं पड़े थे। हॉल में प्रवेश करने से कुछ ही मिनट पूर्व नीना का छोटा भाई दीपक उसे बुलाकर घर ले गया था। नीना की मां की तबीयत अचानक खराब हो जाने के कारण उसका बुलावा आया था। फिल्म मोनिका और रुपेश साहब को ही देखने को मिली। मोनिका झिझकते हुए अंदर घुसी थी। उनके साथ उनके शालीन व सभ्य व्यवहार के कारण वह जल्दी ही सामान्य हो गई थी। लोग उन्हें यूँ साथ साथ देखकर क्या कहेंगे व क्या सोचेंगे, इस बात की चिंता करना भी उसे तब मूर्खतापूर्ण कार्य लगा था। फिल्म की समाप्ति के बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने चले गए। वार्तालाप नीना और अमित के आपसी संबंधों के विश्लेषण से जुड़ा रहा था। दोनों ही इस बात से काफ़ी उत्साहित व उत्तेजित नजर आते थे कि अमित अब नीना का प्यार और विश्वास फिर से हासिल करने को काफ़ी बेचैन नजर आने लगा था। मैं समझती हूँ कि अगले सप्ताह के अंत तक अमित और नीना के केस में सफलता मिल जाएगी। मोनिका ने विश्वास भरे स्वर में आशा व्यक्त की। तुम्हारा मतलब है अमित नीना के साथ शादी का प्रस्ताव रख देगा? हाँ, तब तो हम बिचौलियों का काम भी समाप्त हो जाएगा। हाँ, वह तो हो ही जाएगा, पर इसका मुझे कुछ अफसोस रहेगा। मज़ा आ रहा था मुझे तुम्हारे निर्देशन में काम करने में। मोनिका, तुम्हारा दिल सोने का बना है। प्रशंसा के लायक मैं नहीं, आप हैं। आपके सहयोग के बिना कुछ भी होना संभव नहीं होता सर। एक बात मानोगी मेरी? मोनिका? मोनिका ने प्रश्न सूचक निगाहों से उनकी तरफ देखा। ऑफिस के बाहर मुझे सर मत कहा करो, मेरा नाम ले सकती हो तुम। मोनिका से कोई जवाब देते नहीं बना। अचानक उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। तुम मुझे ऑफिस के बाहर रुपेश बुलाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। यह कहते हुए उनका गला सूख गया। मैं कोशिश करूंगी सर, कहकर मोनिका हंस पड़ी तो
उनके बीच का माहौल फिर सहज हो गया था। रेस्टोरेंट से निकलकर वे कुछ देर बाजार में घूमे, फिर उनके स्कूटर पर बैठकर मोनिका घर लौटी। आप अंदर आइए ना। उसके इस निमंत्रण पर रुपेश साहब का सिर इनकार में हिला। मैं फिर कभी आऊँगा मोनिका, और जब आऊँगा खाना खा कर जाऊँगा। अवश्य सर। नहीं नहीं रुपेश। मोनिका मुस्कुराई। मेरी आज की शाम बहुत अच्छी गुजरी है, इसके लिए धन्यवाद रुपेश। अच्छा, शुभ रात्रि। मोनिका जिस अंदाज में लजाकर तेज चाल से अंदर घर के मुख्य द्वार की तरफ गई, उसने रुपेश साहब के बदन में झंझनाहट पैदा कर दी। दरवाजे पर पहुंच मोनिका मुड़ी और एक हाथ हिलाने के बाद मुस्कुराती हुई घर में प्रवेश कर गई। रुपेश साहब स्कूटर पर अपने घर की तरफ जाते ताज़ा देखी फिल्म का एक रोमांटिक गीत सारे रास्ते गुनगुनाते रहे। अमित और नीना के मध्य बिचौलियों की भूमिका निभाते हुए दोनों खुद भी प्रेम की डोरी में बंध गए थे। यह बात दोनों की समझ में आ गई थी। मोनिका के अनुमान के मुताबिक नीना और अमित के बीच खेले जा रहे नाटक का अंत हुआ जरूर, पर उस अंदाज में नहीं जैसा मोनिका ने सोच रखा था। नीना को रुपेश जी के पीछे स्कूटर पर बैठकर लौटते देख अमित किलसता है, इसकी जानकारी उसके तीनों सहयोगियों को थी। वे पूरा दिन अमित के मुंह से उनके खिलाफ निकलते अपशब्द भी सुनते रहते थे। मोनिका को नहीं, पर राजीव और सुनील को अमित से कुछ सहानुभूति भी हो गई थी। उन्हें भी अब लगता था कि नीना और रुपेश साहब के बीच कुछ अलग तरह की खिचड़ी पक रही थी। वे उसकी बातों पर कुछ ज़्यादा ध्यान देते थे। गुरुवार को भोजनावकाश में रुपेश और नीना साथ साथ मोनिका के पास किसी कार्यवश आए तो अमित अचानक खुद पर से नियंत्रण खो बैठा। सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अपना खाना छोड़कर अमित उन तीनों के पास पहुँच तनकर खड़ा हो गया। कहो, क्या कहना चाहते हो? उन्होंने गंभीर लहजे में पूछा। राजीव और सुनील उत्सुक दर्शक की भांति अमित की तरफ देखने लगे। मोनिका के चेहरे पर तनाव झलक उठा। नीना कुछ घबराई सी नजर आ रही थी। सर, आप जो कर रहे हैं वह आपको शोभा नहीं देता। अमित चुपते स्वर में बोला। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? वे गुस्सा उठे। नीना और आपकी कोई जोड़ी नहीं बनती। आपको उसे फंसाने की गंदी कोशिशें छोड़नी होगी। यह क्या बकवास? सर, एक मिनट, आप शांत रहिए और मुझे अमित से बात करने दीजिए। रुपेश साहब से विनती करने के बाद मोनिका अमित की तरफ घूरकर तीखे लहजे में बोली। तुम्हें नीना के मामले में बोलने का कोई भी अधिकार नहीं अमित। वह अपना भला बुरा खुद पहचानने की समझ रखती है। मुझे पूरा अधिकार है नीना के हित को ध्यान में रखकर बोलने का। तुम लाख नीना को भड़का लो, पर हमें अलग नहीं कर पाओगी मैडम मोनिका। अलग मैं नहीं करूँगी तुम दोनों को। मिस्टर, तुम ही उसे धोखा दोगे, इस बात को लेकर नीना के दिमाग में कोई शक नहीं रहा है। मोनिका भड़क कर बोली। यह झूठ है। तुम ही आलोक जी की बेटी को देखने गए थे, फिर तुम्हारी बात पर कौन विश्वास करेगा? मोनिका ने मुंह बिगाड़ कर पूछा। वह मेरी गलती थी। अमित नीना की तरफ घूमा। मुझे अपने माता पिता के दबाव में नहीं आना चाहिए था नीना, पर उस बात को भूल जाओ। यह मोनिका तुम्हें गलत सलाह दे रही है। रुपेश साहब के साथ तुम्हारा कोई मेल नहीं बैठता, तो किसके साथ बैठता है? नीना को कुछ कहने का अवसर दिए बिना मोनिका ने तेज स्वर में पूछा। मेरे साथ। मैं नीना से प्यार करता हूँ। अमित ने अपने दिल पर हाथ रखा। तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता अमित। मैं नीना से शादी करूँगा। तुम ऐसा करोगे? क्या प्रमाण है इस बात का? प्रमाण यह है कि मेरे माता पिता हमारी शादी को राजी हो गए हैं। उन्हें मैंने राजी कर लिया है, पर मुझे लगता है कि मैं नीना का प्यार खो बैठा हूँ। अमित एकाएक उदास हो गया। कब तक कर लोगे तुम नीना से शादी? मोनिका ने उसके आखिरी वाक्य को नज़रअंदाज कर सख्त लहजे में पूछा। इस महीने की 25 तारीख को, यानी 10 दिन बाद? मोनिका ने चौंक कर पूछा। हाँ। मोनिका, नीना और रुपेश साहब फिर इकट्ठे एकाएक मुस्कुराने लगे। अमित आश्चर्य भरी निगाहों से उन्हें देखने लगा। अमित, नीना और मेरे संबंध पर शक मत करो। रुपेश साहब ने कदम बढ़ाकर दोस्ताना अंदाज में अमित के कंधे पर हाथ रखा।
नीना सिर्फ मेरी है। मेरे दिल का यह विश्वास तुम्हारे पिछले दिनों की हरकतों से डगमगाया है। नीना, अमित आहत स्वर में बोला। वे सब बातें मेरे निर्देशन में हुई थी अमित, मोनिका मुस्कुराते हुए बोली। वह सब एक सोची समझी योजना थी। सर और मेरी मिली भगत थी इस मामले में। वह सब नाटक था। मैं कैसे विश्वास कर लूँ तुम्हारी बातों का मोनिका? अमित अब भी परेशान व चिंतित नजर आ रहा था। मैं कह रही हूँ ना कि नीना और रुपेश साहब के बीच कोई चक्कर नहीं है, मोनिका खींच भरे स्वर में बोली। अमित फिर भी उदास खड़ा रहा। वातावरण फिर तनाव से भर उठा। भाई, तुम्हारा विश्वास जीतने का अब एक ही तरीका मुझे समझ में आता है, रुपेश साहब कुछ झिझकते हुए बोले। मैं प्रेम करता हूँ, पर नीना से नहीं। कल शाम ही मोनिका और मैंने जीवन साथी बनने का निर्णय लिया है। सच मोनिका दीदी? नीना के इस प्रश्न के जवाब में मोनिका का गोरा चेहरा शर्म से गुलाबी हो उठा। हुर्रे! एकाएक अमित जोर से चिल्ला उठा तो सब उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगे। बहुत खुश होना नीना को पाकर तुम अमित, रुपेश साहब हंसकर बोले। तुम्हें मोनिका का दिल से धन्यवाद करना चाहिए। वह एक समझदार बिचौलिया ना बनती तो नीना और तुम्हारी शादी की तारीख इतनी जल्दी निश्चित ना हो पाती। शादी हमारी तो बहुत पहले से निश्चित है सर। मुझे ही नहीं, हम सबको इस वक्त जो बेहद खुशी का अनुभव हो रहा है वह इस बात का कि मोनिका और आपने जीवन साथी बनने का निर्णय ले लिया है। कहते हुए अमित अपनी मेज के पास पहुंचा और दराज में से एक कार्ड निकालकर उसने उनको पकड़ाया। कार्ड नीना और अमित की शादी का था, जो वाकई 25 तारीख को होने जा रही थी। कार्ड पढ़कर मोनिका और रुपेश साहब के मुंह हैरानी से खुले रह गए। नीना मुस्कुराती हुई अमित के पास आकर खड़ी हो गई। अमित उसका हाथ अपने हाथ में लेकर प्रसन्न स्वर में बोला, सर, नीना और मेरी अनबन नकली थी। मोनिका और आपके जीवन में एकाकीपन को समाप्त करने को पिछले कई दिनों से हम सब ने एक शानदार नाटक खेला है। हमारी योजना में बड़े बाबू सुनील जी, नीना और मैं ही नहीं, हम मेरे माता पिता, मोनिका की माँ, मामा जी और मामा जी के पड़ोसी आलोक जी तक शामिल थे। मेरे लड़की देखने जाने की झूठी खबर से हमारी योजना का आरंभ हुआ था। नीना और मैं नहीं, मोनिका और आप हमारे इशारों पर चल रहे थे। अब कहिए, बढ़िया बिचौलिए हम रहे या आप? धन्यवाद तुम सबका। रुपेश जी ने लजाती मोनिका का हाथ थामा तो सभी ने तालियां बजाकर उन्हें सुखी भविष्य के लिए अपनी अपनी शुभकामनाएं देना आरंभ कर दिया। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।